माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट जो आपके चैप्टर के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, एक एसिड रेन को और एक ओजोन डेप्लीशन को। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स का भी थोड़ा सा बताया गया है, तो वो आप खुद रीड कर लेना, वो बहुत ज़्यादा ईजी है तो आपको आ जाएगा समझ। उसमें सल्फर कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सल्फर कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो मेन रीज़न होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करने के लिए। ठीक है, सल्फर कंपाउंड्स में SO2 गैस आती है, SO3 गैस आती है। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड्स जितने भी हैं वो आते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में भी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज आती हैं। ठीक है, तो इन गैसेस की वजह से क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। तो एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन भी इन्हीं पोल्यूटेंट्स का जो है वो एक रिजल्ट है कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन से क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। किसकी वजह से, पोल्यूटेंट्स की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट आज हमारे पास जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास एसिड रेन। एसिड रेन बेसिकली क्या होती है, जब भी हमारे पास हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, जब भी हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन होती है एटमॉस्फेयर में, तो उन क्लाउड्स के अंदर क्या हो जाता है, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो उन क्लाउड्स के अंदर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब उन क्लाउड्स में से रेन जो है वो रिलीज होती है, तो क्या होता है, वो एसिड रेन होती है। यानी उसके अंदर हमारे पास उन पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेन के ड्रॉप्स हैं वो क्या बन जाते हैं, एसिड की तरह बन जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं सल्फर कंपाउंड्स की बात करती हूँ, मेरे पास SO2 और SO3 गैस है, तो वो जब क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो गई वो गैसेस, तो वो गैसेस क्या करेंगी, जो मॉइस्चर होगा क्लाउड्स के अंदर, जिसने रेन में कन्वर्ट होना है, वो मॉइस्चर जो है यानी वाटर जो पार्टिकल्स होंगे वो SO2 SO3 गैस के साथ जब कंबाइन होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2SO4 एसिड में। ठीक है, तो जब वो रेन जो है वो हमारी अर्थ तक पहुंचेगी तो वो H2SO4 वाली रेन होगी। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, एसिड रेन। उसी तरह अगर नाइट्रिक कंपाउंड्स की बात करें, नाइट्रोजन कंपाउंड्स की, उनकी वजह से नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या करता है, हमारी अर्थ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है, जब भी ये दोनों एसिड्स रेन की फॉर्म में हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर फॉल करेंगे। ठीक है, तो एसिड रेन की डेफिनेशन क्या होगी, द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैविंग pH लेस देन नॉर्मल रेन वाटर। तो हमारे पास जो एसिड रेन है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो रेन होती है ना, एसिड रेन, नॉर्मल रेन वाटर की pH जो है वो 7 होती है। ठीक है, आपको पता ही है। लेकिन जो एसिड रेन होती है वो हाईली एसिडिक होती है, तो उसकी pH 7 से कम होती है, यानी 5 या 6 होती है। ठीक है, तो हाईली एसिडिक होती है एसिड रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिड रेन की क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। आपके पास जो है वो स्क्रीन्स पे भी शो हो रहा होगा कि एसिड रेन जो है वो किस तरह जो है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉजेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की कॉजेज कौन कौन सी हैं, अभी मैंने आपको बताया, SOX कंपाउंड्स यानी सल्फर कंपाउंड्स, NOX कंपाउंड्स यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स हमारी एसिड रेन की कॉजेज में आते हैं। और ये दोनों कंपाउंड्स हमारे पास प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से। ऑटोमोबाइल्स जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें से भी क्या होते हैं, ये वाली गैसेस एमिट होती हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो काम कर रही हैं वो भी पोल्यूशन कॉज कर रही हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में, ख़ास तौर पे वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से भी ये वाली गैसेस रिलीज होती हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। तो ये एसिड रेन की मेजर कॉजेज हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का इफेक्ट क्या है, जब भी अर्थ के ऊपर एसिड रेन जो है वो फॉल करेगी तो क्या होगा, सबसे पहले लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स।
हमारे पास अब जो हमारी सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। तो जब भी एसिड रेन सॉइल की पहली लेयर के ऊपर फॉल करेगी ना, तो सॉइल की पहली लेयर जो होगी, फर्स्ट लेयर, यानी जो सॉइल का सरफेस होगा, वहां से हैवी मेटल्स को वो एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी एसिड रेन। तो वो हैवी मेटल्स क्या करेंगे, वो एसिड रेन के साथ ही चले जाएंगे और हमारी जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को कहते हैं लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स। सॉइल सरफेस के ऊपर से हैवी मेटल्स को निकाल लेना, ठीक है। तो एसिड रेन जो है वो ये करती है। सेकेंड हमारे पास इफेक्ट क्या है एसिड रेन का, इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल। जब भी जो एसिड रेन है वो सॉइल के ऊपर फॉल करेगी तो सॉइल की एसिडिक जो नेचर है उसको इंक्रीज कर देगी। सॉइल जो है वो क्या होती है, बेसिकली उसका जो पीएच होता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है ताकि उस पर क्रॉप प्रोडक्शन हो सके। अगर नॉर्मल नहीं होता तो हम फर्टिलाइजर यूज करके या कुछ भी यूज करके, केमिकल्स यूज करके सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है या उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी होती है उसे हम कम कर देते हैं। तो एसिड रेन क्या करेगी, सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगी। थर्ड हमारे पास इफेक्ट है लिमिटिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास जो एसिड रेन है वो जब भी प्लांट्स पे फॉल करेगी तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगी और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। उसके बाद है इंक्रीजिंग डेथ रेट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जब भी हमारे पास जो एसिड रेन है वो किसी यानी मेरीन इकोसिस्टम के अंदर गिरती है, यानी पानी वाली जो जगह है, सी बॉडी है, उसके अंदर गिरती है, तो क्या होता है, जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है और उनकी जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड रेन के इफेक्ट्स हैं। एसिड रेन के और भी इफेक्ट्स हैं कि अगर बिल्डिंग्स के ऊपर एसिड रेन गिरे तो बिल्डिंग्स के ऊपर जो है उनका सारा जो सीमट है, सारा जो उनका सिरेमिक कोटिंग्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। उसी तरह अगर टाइल्स की बात करें तो टाइल्स के ऊपर भी एसिड रेन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कॉज करती है। जो एसिड रेन है वो सारी जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आप उस ताजमहल की एग्जांपल ले लें तो एसिड रेन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है बिल्डिंग्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड रेन के कुछ इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है ओजोन डेप्लीशन की। ओजोन डेप्लीशन का क्या मतलब है, आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा। डेप्लीट होने का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रॉय होना। यानी कुछ हमारे पास ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है, ड्यू टू ह्यूमन रिलीज्ड केमिकल्स। अब हमारे जो खुद की एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हम यूज़ करते हैं, हम एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, हम बहुत सारी हम जो है वो फॉरेस्ट हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स यूज़ करने से हमारी इन्वायरमेंट के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, CFCs भी जिन्हें कहते हैं। तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। तो ह्यूमन रिलीज्ड केमिकल्स की वजह से ओजोन लेयर की थिनिंग को क्या कहते हैं, ओजोन डेप्लीशन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डेप्लीट हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ओजोन है वो बनती कैसे है, ठीक है। तो ओजोन मॉलिक्यूल बेसिकली कैसे बनता है कि हमारे पास जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, अपने रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये वाला रिएक्शन है, इसको आप अगर यानी हम इसको रिवर्स करते हैं तो ऑक्सीजन जब टूटेगी तो हमारे पास ये ऑक्सीजन के दो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या करते हैं, ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के इसके साथ
मिक्स हो जाएंगे, यानी हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होगा, हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होगा और हमारे पास ओजोन जो है वो प्रोड्यूस होगी, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और साथ अगर एक ऑक्सीजन रेडिकल मिल जाए तो क्या प्रोड्यूस होती है, ओजोन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है ओजोन फॉर्मेशन का। अब हमारे पास जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हमारे CFCs, वो क्या करते हैं, जब वो इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं, CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो हमारे पास जो यूवी लाइट है उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि सन से आ रही है यूवी रेडिएशंस, तो यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे पास अब ये पूरा रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यूवी लाइट जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर तक आ रही है, ओजोन उस यूवी लाइट को रोक रही है, लेकिन जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे, CFCl3 सबसे पहले तो अपना रेडिकल बनाएगा, CFCl2, साथ हमारे पास क्लोरीन का एक रेडिकल बन गया। अब जो क्लोरीन का रेडिकल है वो ओजोन जो प्रेजेंट है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में, उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, ऑक्सीजन और OCl रेडिकल। ठीक है, अब जो OCl रेडिकल है वो अपने आप को दोबारा से ब्रेक डाउन करवाएगा ऑक्सीजन रेडिकल में और क्लोरीन रेडिकल में। अब क्लोरीन रेडिकल दोबारा से फॉर्म हो गया, वो दोबारा से जाके CFCl3 जो है उसके साथ मिलके दोबारा CFCl3 प्रोड्यूस कर देगा और हमारे पास जो ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर ऑक्सीजन बना देंगे। यानी कि हमारे पास जो CFCl3 है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ओजोन की प्रोडक्शन को रोक रहा है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते जाएंगे, ओजोन लेयर जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ओजोन जो है वो बेसिकली क्या है, O3 है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे तो ओजोन हमने बनानी है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो अगर हमारी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गई तो हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें ओजोन लेयर तो नहीं रहेगी, ऑक्सीजन ही रहेगी। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन जो है वो होता ही रहेगा, CFCl3 के साथ जो रिएक्शन है वो चलता ही रहेगा, वो चेन रिएक्शन की फॉर्म में जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको जो है पता होगा कि वो चेन रिएक्शन होता है, यानी चेन की फॉर्म में वो चलता जाता है। तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता डेप्लीट करती जा रही है, और मेन कॉज क्या है, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जो कि ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं और ओजोन जो है वो खत्म होती जा रही है। अब हमारे पास इसके आपको जो है वो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा ओजोन डेप्लीशन का, कि पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है। अब हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डेप्लीशन। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है, स्किन डिजीजेस। जैसे जैसे ओजोन लेयर जो है वो खत्म होती जाएगी तो यूवी रेडिएशंस क्या करेंगी, अर्थ की तरफ आएंगी और अर्थ में क्या कॉज करेंगी, स्किन डिजीजेस कॉज करेंगी, जैसे कि स्किन कैंसर जो है वो हो सकता है अगर यूवी रेडिएशन से हमारी स्किन जो है वो एक्सपोज हो जाए। सेकेंड क्या है, रिस्क ऑफ मलेरिया। मलेरिया का रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाएगा अगर यूवी रेडिएशंस हमारी अर्थ तक पहुंच गई तो। थर्ड हमारे पास है डिस्टर्बेंस इन फूड चेन, फूड चेन का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है क्लाइमेट चेंज, और जो क्लाइमेट है यानी विंड के पैटर्न्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो सीजन्स हैं, हमारा जो क्लाइमेट है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो चैप्टर 14 का फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, जो कि एटमॉस्फेयर था। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि वाटर है। ठीक है, तो आपको मैंने एक पोल भी सेंड किया था, तो उसमें बहुत से बच्चों ने कहा है कि आप जो आप ओल्ड सिलेबस है ना वही कंप्लीट हमने करना है। ठीक है, तो पहले हम ओल्ड सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम न्यू सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो आपकी FSC और मैट्रिक की जो बुक्स चेंज हुई हैं हम वो जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में भी लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।